ठीक है, कूलम्ब्स फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक, जो कूलम्ब्स फोर्स जो है ना वो लगता है जो वैलिड किसके लिए, टू स्टेशनरी चार्ज के लिए, स्टेट में रुका हुआ चार्ज। ये चार्ज मोशन में होगा तो ये फोर्स वहाँ पे वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो ये वैलिड किस लिए है, तो लिखेंगे फॉर टू स्टेशनरी चार्ज, फॉर टू चार्ज, ऐसे लिखते हैं फॉर टू चार्ज एट रेस्ट, रेस्ट में होना चाहिए दोनों चार्ज को। ठीक है, तो ये कहता क्या है कि दो चार्ज है, मान लो सपोज करो एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज यहाँ पे Q2 है। दो चार्ज है और एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, और उन दोनों चार्ज के बीच में कुछ दूरी है, वो दूरी मान लेते हैं R है। वो दूरी क्या R है, तो ये कूलम्ब्स जो शर्त है वो ये बताएं कि इन दोनों में लगने वाला फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ दिस चार्जेस। मतलब फोर्स जो तुम्हारा होगा ये वो किसके बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये फोर्स जो तुम्हारा, ये हिल ही जाता है, फोर्स जो होगा तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, चार्ज के प्रोडक्ट का Q1 इंटू Q2, और यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके डिस्टेंस का स्क्वायर का, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके डिस्टेंस के स्क्वायर का। ये बोला कूलम्ब्स बाबा। क्या बोले कि जो फोर्स होगा इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा होगा नहीं लग रहा होगा, दो चार्ज है, दोनों चार्ज में रिपल्सन या अट्रैक्शन हो रहा है बिकॉज ऑफ फोर्स, दैट फोर्स इज कूलम्ब्स फोर्स। कूलम्ब्स फोर्स कितना होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा उसका, तो वो बताता है कि दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के बराबर होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/r² के। दोनों को यदि हम लोग मर्ज किए तो क्या होगा, तुम्हारा फोर्स जो हो गया तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, फोर्स क्या होगा Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, और यदि इसी अब ये जो प्रोपोर्शनलिटी के चिन्ह को हटाने के लिए क्या करते हैं, कांस्टेंट से गुना करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्स इक्वल टू हो जाएगा के क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, दिस इज द फोर्स। ये क्या फोर्स का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। डायरेक्शन का बात नहीं कर रहे हैं, डायरेक्शन का यहाँ बात नहीं किया जा रहा है, बात क्लियर है। क्या बोला कूलम्ब्स बाबा, बोला कि दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के बराबर, और यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर। दोनों को मर्ज करके कुछ लाया तो कुछ रिजल्ट ऐसा आया, जहाँ पे के जो है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। ये तो थोड़ा मिलता जुलता होगा इसके जैसा कि दो मास है m1 और यहाँ m2, और दोनों मास के बीच का दूरी है r। तो न्यूटन बाबा क्या बोला कि फोर्स जो होगा तुम्हारा G होगा m1 m2 अपॉन R²। तो दोनों ये फॉर्मूला और वो फॉर्मूला बहुत हद तक मैच कर रहा है। ठीक है, जहाँ पे मास की जगह वहाँ चार्ज है और वहाँ कांस्टेंट k की जगह यहाँ पे कांस्टेंट G है। ये G क्या है तुम्हारा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। ये G क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। बस दोनों में खास अंतर ये है ना कि G जो है तुम्हारा यूनिवर्सल कांस्टेंट है। क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट। यूनिवर्सल कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि वो ये जो कांस्टेंट का वैल्यू है, जो भी G का वैल्यू है वो कहीं चेंज नहीं होगा। तुम पानी में डुबा दो, कहीं भी डुबा दो, दो ऑब्जेक्ट को कहीं भी तुम रखो, पूरे यूनिवर्स में कहीं रखो, हमेशा G का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। इसलिए इसका नाम है यूनिवर्सल कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पे तुम्हारा K है, ये डिपेंड्स करता है मीडियम पे, डिपेंड्स अपॉन मीडियम। ठीक है, ये क्या करता है, मीडियम पे क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, और ये K का जो वैल्यू है वो कुछ इस प्रकार है, K इक्वल टू यहाँ पे तो हम क्या लिखे, फोर्स इक्वल टू लिखे यहाँ पे अपना पहले लिख लेते हैं K Q1 Q2 अपॉन R², जहाँ पर Q1 और Q2 ये दोनों क्या है, चार्ज है, ये क्या है, चार्जेस है, और R क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दैम, डिस्टेंस बिटवीन दोनों के बीच का दूरी यहाँ। ठीक, जो ये K है इसका नाम है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। जो K का मान होता है, K का जो एक्सपेरिमेंटली फाइंड है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0। इसको एप्सिलॉन नॉट भी पढ़ते हैं या एप्सिलॉन 0 भी पढ़ते हैं। 4 पाई तो तुमको क्या दिख रहा है, कांस्टेंट दिख रहा है, लेकिन जो यहाँ एप्सिलॉन नॉट है ना, ये मुंडा डिपेंड करता है मीडियम पे, ये करता है डिपेंड्स अपॉन मीडियम, ये मीडियम पे डिपेंड करता है।
और जैसे ये मीडियम पे डिपेंड करेगा तो ऑब्वियसली ये भी क्या करेगा, मीडियम पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स अपॉन मीडियम, मीडियम पे डिपेंड करेगा। ठीक है, मत कहने का ये मतलब अगर दो चार्ज को एयर में रखो उस समय जो लगने वाला फोर्स होगा उसका वैल्यू कुछ और होगा, और वही दो चार्ज को पानी में डुबा दिया जाए और उस समय दोनों में लगने वाला फोर्स उसका कुछ वैल्यू अलग होगा। अलग क्यों हो रहा है, जबकि चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है, अलग हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस एप्सिलॉन नॉट। इसका नाम क्या है, इसका नाम है परमिटिविटी, परमिटिविटी। ये सपोज करो क्या कि दो चार्ज है, दो चार्ज के बीच में फोर्स लग रहा है, तो इसको यदि डिफाइन किया जाए तो एक तरह से डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के हेल्प से डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वहां प्रेजेंट देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस प्रकार इंटरेक्शन कर पा रहा है चार्ज के बीच में। हाँ, या ऐसा बोल सकते हैं दो चार्ज है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकला होगा, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकला होगा, यहाँ भी चार्ज है और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक पहुंचा होगा, तो इन दोनों चार्जों के बीच में इंटरेक्शन किसके द्वारा हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा हो रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हर मीडियम में अलग तरह से इंटरेक्शन कर रहा है, तो जिस कारण जिस फैक्टर से इंटरेक्शन कर रहा है, जो फैक्टर परमिट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटरेक्शन करवाने के लिए, उस फैक्टर का नाम है परमिटिविटी। जो फैक्टर क्या कर रहा है, परमिट करवा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटरेक्शन करवाने के लिए दोनों चार्ज के बीच में, उस फैक्टर का नाम है परमिटिविटी, जो हर मीडियम पे डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, जैसे सपोज करो कि यहाँ दो चार्ज है, Q1 है और ये चार्ज है Q2। Q1 और Q2 दो चार्ज है, इन दोनों चार्जों के बीच में क्या डिस्टेंस है, मान लेते हैं R, और यहाँ पे फोर्स जो लग रहा है हमारा, और ये क्या है तुम्हारा, एयर है, एयर ये बोल दो या वैक्यूम बोल दो, VACUUM। हाँ, ये प्रियंका कमेंट मारी है वैक्यूम, वैकम मार रहा है, मारी थी ना, तू भी मारी थी ना, उसमें वैकम का स्पेलिंग गलत है। ठीक है, तो उसमें वैकम का स्पेलिंग गलत है, वैकम का स्पेलिंग ये होता है। ठीक है, एनीवेज तो ये तुम्हारा क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। तो ये एप्सिलॉन नॉट जो है ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ऐसा लिख दो, ऑफ, ये क्या होता है, जो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है, CAUUM, जाकर घर में चेक कर लेना, परमिट डबल U होता है, बोलता डबल C होता है। ठीक है, तो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ठीक, ये अब देखो यहाँ पे क्या है, ये तुम्हारा एयर या वैक्यूम का बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये ठीक। अब यदि इसी सिस्टम को क्या करते हैं, पानी में डुबा दें, इसी सिस्टम को पानी में, ये मानो वाटर है, पानी में डुबा दिया गया, तो हम लोग नोटिस किए यहाँ पे कि जो इसका जो आया है वो कुछ टाइम्स बढ़ गया है, कुछ टाइम्स बढ़ गया है। कितना टाइम्स बढ़ गया, सो ये हम छोटा कर देते पहले, सो थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है, तो अब यहां पे जो तुम्हारा लग रहा है फोर्स, वो लग रहा है फोर्स इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन R², और फैक्टर जो गुना हो गया यहाँ पे, यहाँ इस तरफ गुना कर देता 1/4 पाई एप्सिलॉन, इतना तो पहले था, इसमें क्या हो गया ना 1/, यहाँ एप्सिलॉन R से गुना कर दिए, इतना फैक्टर से वो क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, बिकॉज ऑफ चेंजिंग ऑफ मीडियम। ये जिसके कारण वेरी कर रहा है ना, ये वाला जो तुम्हारा परमिटिविटी है, इसका नाम दिया है रिलेटिव परमिटिविटी। क्या नाम दिया है, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी है। ठीक है, बात समझा? तो हम क्या बोल रहे हैं, हम बस इतना मत बताएं कि दो चार्ज के बीच में फोर्स कितना लगेगा, दो चार्जों के बीच में जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मीडियम में डिपेंड कर रहा है, और उस जिस पे डिपेंड कर रहा है उसका नाम है परमिटिविटी। ठीक है, एक रिलेटिव परमिटिव का टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए, हम लोग बाद में देखेंगे, उसको कभी कभी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, वो क्या होता है देखो। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्लियर है। अब देखो हम क्या बोल रहे हैं, हम यहाँ पे चीजों को समझा देते हैं चीज कि हम क्या बोल रहे हैं। देखो हम बोल रहे हैं यहाँ पे एक चार्ज यहाँ पे Q1 है, दूसरा चार्ज यहाँ पे क्या है, Q2 है।
और इन दोनों को बीच में लग रहा है, ये डिस्टेंस आ रहा है, इन दोनों के बीच में लग रहा है फोर्स K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये फोर्स लग रहा है। तो मतलब फोर्स जो Q2 पे है बिकॉज ऑफ चार्ज Q1 वो इतना लग रहा है। ठीक, अब क्या करें, इस दोनों मीडियम के बीच में हम क्या ला दिए, कुछ दूसरा मीडियम ले लिए, मानो प्लास्टिक का कुछ डाल दिया, कुछ यहां पे ऐसे करके कोई प्लास्टिक का कोई सामान डाल दिया। तो अब क्या होगा, एक मीडियम आ गया, तो इसका क्या होगा, ये फोर्स चेंज हो जाएगा बिकॉज ऑफ मीडियम फोर्स चेंज, क्योंकि परमिटिविटी चेंज कर गया। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी का कंसेप्ट आ गया वहां पे। अब क्या हो गया, एक्चुअली अब होता क्या है, ये इस बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सपोज करो कि ये क्या है, कोई पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये भी कोई पॉजिटिव चार्ज है। तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या हो गया कि इस पे क्या होगा, एक चार्ज इंड्यूस करेगा। क्या करेगा, चार्ज इंड्यूस्ड करेगा बिकॉज ऑफ इंडक्शन। इंडक्शन प्रोसेस के कारण क्या होगा, पोलराइजेशन होगा। पोलराइजेशन के कारण यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इस चार्ज के कारण यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ठीक, समझे, इस चार्ज के कारण भी इंडक्शन होगा। हम बस एक चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, दूसरा चार्ज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अब देखो, अब यहां पे भी एक चार्ज है और ये भी चार्ज है। ये जो चार्ज आ गया है ना, इसका एक नाम है, नाम क्या है, इंड्यूस्ड चार्ज इसको बोलते हैं। इंड्यूस्ड हो गया, इंड्यूस्ड चार्ज इसको बोलते हैं। तो अब देखो, अब क्या हो रहा है, पहले जो इस पे फोर्स लग रहा था, पहले जो इस चार्ज पे फोर्स लग रहा था बिकॉज ऑफ दिस चार्ज Q1 चार्ज, Q1 इस पे फोर्स लगा रहा था कुछ। अब क्या हो रहा है कि इस पे फोर्स सिर्फ Q1 नहीं, सॉरी यहाँ दोनों तो Q2 लिख दिया है, यहाँ पे Q1 लिख देते हैं। तो अब जो इस Q2 है, इस पे सिर्फ Q1 चार्ज नहीं लगा रहा है, फोर्स नहीं लगा रहा है, साथ साथ ये भी फोर्स लगा रहा है, ये भी फोर्स लगा रहा है। बात समझ में आ रहा है? इस वाला फिगर में Q2 पे सिर्फ Q1 चार्ज लगा रहा है, तो इसीलिए इसका जो फोर्स है तुम्हारा इतना है। लेकिन इस वाले चार्ज पे सिर्फ Q1 फोर्स नहीं लगा रहा है, ये जो डाइलेक्ट्रिक या तुम बोलो जो मीडियम है उस पे जो तुम्हारा चार्ज इंड्यूस्ड हुआ है वो चार्ज भी फोर्स लगा रहा है। इसलिए नेट जो, इसीलिए इसमें क्या हो गया, जो एफ नेट था तुम्हारा, वो एफ नेट क्या हो गया, चेंज कर गया। इसीलिए हम बोले कि मीडियम को चेंज करने से फोर्स चेंज हो जा रहा है। बात समझ में आया? क्यों चेंज हो रहा है? बिकॉज ऑफ चार्ज मीडियम में इंड्यूस्ड हो रहा है। क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ इंडक्शन प्रोसेस। इंडक्शन प्रोसेस से हो क्या रहा है, पोलराइजेशन हो रहा है, पोलराइजेशन से चार्ज इंड्यूस हो रहा है, उस चार्ज इंड्यूस का जो नेट फोर्स था वो चेंज कर जा रहा है। बात समझ में आया? यदि हम तुमसे पूछेंगे बताओ इस सवाल में, इसमें फोर्स Q2 पे Q1 के द्वारा कितना लगाया, जितना लगाया जा रहा है, मान लेते हैं कि इस Q2 पे Q1 के द्वारा इस सिस्टम पे फोर्स 5 न्यूटन लगाया जा रहा है। मान लेते हैं कि इस Q2 फोर्स पे चार्ज Q1 द्वारा कितना न्यूटन लगाया जा रहा है, 5 न्यूटन लगाया जा रहा है। तो क्या इसमें और इसमें क्या इसमें अलग लगाएगा? नहीं, इसमें जो Q1 इस पे फोर्स लगा रहा है उतना ही लगाएगा जितना इसमें Q1 इतना लगा रहा है। मतलब द फोर्स ऑन Q2 बिकॉज ऑफ चार्ज Q1 चेंज नहीं करेगा, ऑलवेज सेम होगा। तो यहां पे फोर्स चेंज क्यों हो रहा है? यहां नेट फोर्स चेंज हो रहा है, नेट चेंज हो रहा है। लेकिन इंडिविजुअली बात किया जाए Q1 और Q2 पे उतना ही फोर्स लग रहा है जितना यहां लगना चाहिए या जितना यहां लग रहा है। बात समझ में आ रहा है? इंडिविजुअली तुम फोर्स बात कर रहे हो तो फोर्स उतना ही लग रहा है। लेकिन यहाँ पे हमारा सिस्टम आ गया था, एक कोई मीडियम आ गया था, उस मीडियम में पोलराइजेशन हो गया था, उस कारण चार्ज इंड्यूस हो गया था। इसी कारण जो नेट फोर्स है, नेट तुम्हारा चेंज हो गया। तुम्हारा हम क्या हो रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, यहां बोल रहे हैं ये फोर्स ऑन Q2 बिकॉज ऑफ Q1 ये हमेशा तुम्हारा क्या है, बराबर ही है, कांस्टेंट है। दोनों केस में कांस्टेंट है, दोनों केस में बराबर है। इसमें दोनों केस में ये बराबर है। लेकिन एफ नेट जो है यहाँ पे चेंज हो गया, बस यहाँ पे एफ नेट चेंज हो गया है। वो चेंज क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन, बिकॉज ऑफ इंड्यूस चार्ज। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तुमको आ रहा है प्रियंका, तुमको देवानंद? हम बस इतना बात बता रहे हैं कि जो नेट फोर्स चेंज होने के पीछे रीजन क्या है? रीजन है मीडियम में चार्ज का इंड्यूस हो जाना। क्लियर बात? क्लियर है?
ठीक है। और ये जो तुम्हारा है ना रिलेटिव क्या परमिटिविटी, इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलेंगे। कैपेसिटर जहाँ पढ़ाएंगे ना तो वहाँ कुछ ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा चीज़, ठीक, कैपेसिटर वगैरह चैप्टर में। यहाँ तक समझ में आया फोर्स के बारे में, ठीक। तो अब हम लोग देखते हैं फोर्स का वेक्टर फॉर्म देखते हैं, ठीक है। फोर्स का वेक्टर फॉर्म देखेंगे। कितना बज गया? ठीक है, जैसे यहाँ पर चार्ज है मानो Q1 और ये चार्ज था थोड़ा Q2 और यहाँ डिस्टेंस था दोनों का R, और यहाँ ये भी क्या है तुम्हारा रेस्ट में है और ये भी तुम्हारा क्या है रेस्ट में है। तब इनमें लगने वाला फोर्स का मान हम निकाले थे, फोर्स इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², ये निकाले थे। जहाँ पे ये इसका नाम दिए थे, क्या नाम दिए थे? परमिटिविटी, ये नाम दिए थे, ठीक है। और ये जो पूरे वैल्यू को क्या बोले थे? के बोले थे। इस पूरे वैल्यू को क्या बोले थे? के, ठीक है। तो के इक्वल्स टू क्या है तुम्हारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। के का वैल्यू कितना होता है? के का वैल्यू ये होता है अप्रॉक्स में 9 × 10⁹। यूनिट क्या होगा? देखो यूनिट जो निकालो ना यहाँ, तो ये के का वैल्यू निकालना है। तो ये पर तुम्हारा फोर्स इक्वल्स टू है हमारा के Q1 Q2 अपॉन R²। के का यूनिट निकालना है तो R को इधर भेजो और Q1 Q2 को नीचे भेजो, ये हो गया के। अब इसका यूनिट निकालना है तो बताओ इसका यूनिट क्या होगा? न्यूटन, इसका मीटर स्क्वायर और इसका चार्ज कूलम स्क्वायर। के का यूनिट क्या हो गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। अच्छा इसका वैल्यू कितना होता है? एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, हाँ बहुत सही। और यूनिट क्या होगा? यूनिट निकालो यहां से, देखो के का यूनिट पता चल गया हमको। के का यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं होता है। तो एप्सिलॉन नॉट यूनिट क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट किधर भेजो? तो अब को कूलम को ऊपर भेजा है और न्यूटन को नीचे भेजा है और मीटर को भी नीचे भेजा है, तो ये होगा यूनिट ये। तो क्या है? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? यहाँ इतना कुछ कल बताए थे, ठीक है। ये वैल्यू को याद रखना मस्ट है, अदरवाइज सवाल बनेगा नहीं, ठीक है। तो एक थोड़ा सा और हमको ये बात पता है ना कि हमारे टोटल कितना फंडामेंटल फोर्सेस होता है? पता है 4 फंडामेंटल फोर्सेस होता है। स्ट्रॉन्ग फोर्स, वीक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना। 4 फंडामेंटल फोर्सेस होता है, ठीक है। अभी तक हम लोग जानते हैं कि हमारा 4 फंडामेंटल फोर्सेस होता है। एक होता है तुम्हारा स्ट्रॉन्ग फोर्स या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, ऐसा बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। दूसरा होता है वीक फोर्स, उसका नाम है वीक फोर्स। फिर होता है क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोलो या इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलो। तीसरा क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ऑल्दो ये क्लास 11 का टॉपिक है और ये क्लास 12 का टॉपिक है। ये क्लास किसका है? 11th का, और ये क्लास 12th का, ठीक है। कोई दिक्कत? इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो फोर्स निकाले थे वो कितना निकाले? एफ के Q1 Q2 अपॉन R²। ये फोर्स कितना था? इलेक्ट्रोस्टैटिक का था। ग्रेविटेशनल में जो फोर्स निकाले वो क्या था? फोर्स इक्वल्स टू Gm1 m2 अपॉन R², ठीक है। ये 2 फोर्स निकाले थे। तो इसमें कौन सा फोर्स स्ट्रॉन्ग है, कौन सा फोर्स वीक है? कौन सा फोर्स स्ट्रॉन्ग है, कौन सा फोर्स वीक है? तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन से देखेंगे कि रियल में स्ट्रॉन्ग होता है या नहीं होता, ठीक है। तो एक क्वेश्चन से इसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि 2 अल्फा पार्टिकल है, 2 अल्फा पार्टिकल है,
अल्फा पार्टिकल में समझ में आता है ना क्या होता है? अल्फा पार्टिकल नाम सुना है? अल्फा पार्टिकल या रेडियो एक्टिविटी डीके में तुमको नाम सुना होगा। अल्फा होता है, बीटा होता है और गामा, 3 प्रकार का पार्टिकल निकलता है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? ये होता है हीलियम प्लस, ये जो है ना हीलियम, आयोनाइज हीलियम जो है उसी को अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। ठीक है, खैर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, हम लोग सीखेंगे बाद में। तो 2 अल्फा पार्टिकल है जिसका वो सवाल लिखने दो तुमको। ऐसा सवाल है, किताब है बाबा की है, हिंदू है क्या समझ में नहीं आता है। जिसका मास दिया है 2 अल्फा पार्टिकल है और उसमें इसका मास दिया है, यार ये तो कभी काम, इसका मास दिया हुआ है कुछ, ये मास दिया हुआ है 10⁻⁻27 kg। दिस इज द मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है, और चार्ज इसका दिया हुआ है, चार्ज कितना दिया हुआ है? 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। कितना दिया हुआ है? तो बोलता है कि बताओ कि फोर्स, ऐसा बताओ, इसमें बोलता है कंपेयर करो, कंपेयर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक या कूलेंस बोलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। करो तो सब कोई करेगा, तो सब कोई करेगा, 11th भी करेगा। दो अल्फा पार्टिकल है, ये अल्फा लिखे, अल्फा ऐसे लिखते हैं ना तो उसको अल्फा पढ़ते हैं, ऐसे लिखते हैं उसको बीटा पढ़ते हैं, ऐसे लिख दिए तो उसको गामा पढ़ते हैं, ऐसे लिख दिए तो थीटा पढ़ते हैं, ऐसे लिख दिए तो ईटा पढ़ते हैं, ऐसे लिख दिए तो काय पढ़ते हैं। ठीक है, ये सब सिंबल है, धीरे धीरे सीख जाएगा तुम लोग। ठीक है, अब ये समझो ना कि ये है ना अल्फा नाम है इसका, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल चलता है हीलियम एटम का न्यूक्लियस को कहते हैं। हीलियम एटम होता है ना, जो बोलते हैं ना, जब हीलियम एटम का न्यूक्लियस में कितना चार्ज होता है? 2 पॉजिटिव चार्ज होता है ना। हीलियम में 2 प्रोटॉन होता है तो 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या बोलते हैं इसको? हीलियम न्यूक्लियस, He डबल पॉजिटिव। ये क्या है तुम्हारा? हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम न्यूक्लियस। इसी पार्टिकल को लिखने के लिए बोलते हैं, ये इसका नाम अल्फा है। जब भी अल्फा बोलेंगे इसका मतलब क्या हो गया? हीलियम का न्यूक्लियस। जब भी अल्फा बोलेंगे इसका मतलब क्या हो गया? हीलियम का न्यूक्लियस। तो हीलियम का न्यूक्लियस है तुम्हारा ये अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो हमको कंपेयर करना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, सब कंपेयर करके बताओ। यू हैव 5 minutes टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। हिंट्स दे देते हैं, यूज करना फॉर्मूला। क्या हिंट्स? यूज फॉर्मूला, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? Gm1m2/r²। ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? F इलेक्ट्रोस्टैटिक K(Q1Q2/r²। अच्छा ये बात बता ना, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है? रेडियस कितना होता है? रेडियस, उसे रेडियस का काम भी नहीं पड़ेगा तुमको। रेडियस इसमें नहीं दिया हुआ है, आर का वैल्यू नहीं दिया है, लेकिन तुमको कंपेयर करना है ना तो दोनों को डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करने से क्या हो, दोनों का ये कट जाएगा, सिर्फ ये और ये बचेगा। कंपेयर ऐसे ही करते हैं ना, डिवाइड करके। तो ऐसे करना हमको, सॉल्यूशन कैसे करना है? ऐसा FG/FE निकालो। तो FG कितना है तुम्हारा? देखो तो Gm1m2/r², और ये कितना है? K(Q1Q2/r²। ये R कट जाएगा, ये R। तो यहाँ से क्या हुआ कहानी? Gm1m2/K(Q1Q2), ये होगा, ये हो गया तुम्हारा। अब यही तुम्हारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा FG/FE। इसको सॉल्व करो और बताओ आंसर कितना हो रहा है।
अब क्या करना है, तो वैल्यू पुट करना है, नहीं समझ में आ रहा था? हाँ बस वैल्यू पुट करना है और कुछ नहीं करना है इसमें। वैल्यू दिया हुआ है, ये मास है। तुम क्या कर रहा है देव धनराज? मैथ बना रहा है, सॉल्व रहा ना। सब कुछ दे दिए हैं, बोला समझ में नहीं आ रहा है। छोड़ो छोड़ो मत बनाओ। हाँ एम दोनों सेम है। दो अल्फा पार्टिकल है ना, देखो 2 अल्फा पार्टिकल, 2 अल्फा है, दोनों का मास सेम है। चलो ठीक है, हम बनाते हैं। देखो हम क्या बोले, 2 अल्फा पार्टिकल है, ये एक अल्फा पार्टिकल मान लो और ये अल्फा पार्टिकल है, ठीक है। इसका मास दिया हुआ है, इसका मास दिया हुआ है, ठीक है। उसका मास कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे देखो 6.64 10 टू पावर माइनस 6.64 10 टू पावर माइनस 27 kg। इसका सेम, इसका भी मास वही होगा 6.67 सॉरी 64 है ना, 10 टू पावर माइनस 27 kg। चार्ज भी इसका चार्ज दिया हुआ है कितना, +2e दिया हुआ है, ठीक है। दैट मीन्स ये दिया हुआ है ना, हाँ 3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। यहाँ भी सेम चार्ज वही दिया हुआ है, क्या दिया चार्ज 3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज, ऐसा यूनिट चार्ज क्या होता है, कूलम होता है, ठीक। चलो अब हम लोग फॉर्मूला ड्राइव किए, Fg/Fm सॉरी Fe ग्रेविटेशनल फोर्स बटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या निकला फॉर्मूला, ये हुआ G, यहाँ मास का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे हो गया K, यहाँ चार्ज का स्क्वायर हो गया। तो दोनों का मास सेम है, चार्ज सेम है, तो स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत। G का वैल्यू बताओ कितना होता है, 6.67 होता है क्या, इंटू 10 पावर माइनस 11 यही होता है क्या है? जी का वैल्यू यही होता है ना, कैपिटल जी का वैल्यू। अब मास कितना दिया हुआ है, देखो मास ये है 6.67 था यार, 4 है 6 6.64 इंटू 10 पावर माइनस 27 का स्क्वायर डिवाइडेड बटा के का वैल्यू कितना होता है 9 इंटू 10 पावर माइनस के का वैल्यू, हाँ +9, ठीक, इंटू क्यू का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे देखो 3.2 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम का स्क्वायर, ठीक है। इतना दिया हुआ, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना होगा। तो थोड़ा सा मीटर को थोड़ा छोटा करते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा छोटा करते हैं, छोटा छोटा छोटा, ठीक। तो आप देखो क्या करेंगे, ठीक है। इतना वैल्यू सॉल्व नहीं करते हम, बस एक रफ आइडिया लेना, ठीक है। तो इसको हम लोग एक तरफ लिख लेते हैं 6.67 इंटू 6.64 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ कितना है 10 पावर 11 है, और यहाँ कितना है इंटू 10 पावर कितना होगा बताओ, -54, 27 दूनी 54 होता है ना, ठीक। यहाँ पे जो कितना है 9 है, यहाँ पे गुना है 3.2 का स्क्वायर, और ये लगभग हुआ 10 पावर 9 है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना है
19 दूना कितना होता है? 19 दूना अंग्रेजी में कैसे पढ़ता तुम लोग? 19 2 जा। हाँ बाबर अंग्रेज सब यहाँ पे ना, ठीक है। तो अब इसको अभी है ना, इसको भी रहने देते हैं, बड़ा भास्ट कैलकुलेशन है। इसको बोल देते हैं कोई कांस्टेंट है, माने कांस्टेंट ही देता है। कुछ तो गुना करके आएगा ही रिजल्ट, हम छोड़ देते हैं थोड़े टाइम में। हम बस इसको चेक करते हैं, हम उससे ऑर्डर पता चल जाएगा। इतना छोड़ देते हैं। आज यहाँ में कितना है बताओ, कितना होगा? तो क्या -11 -54 कितना होगा? 5 -65 हुआ। और यहाँ सॉल्व करें, नीचे में सॉल्व करें तो कितना आ रहा है? नीचे में -38 और +9 कितना होगा बताओ? 29। ठीक है, ऊपर में -65 है, नीचे 29 है। तो ये वाला ऊपर जाएगा तो प्लस होगा, तो क्या -65 + 29 कितना होगा बताओ? 5 गया उधर, 60 6 हुआ और 3 हुआ। ठीक है, 3 इधर, ठीक 5 2 3, तो क्या -36। आंसर आया 10⁻⁻36। ठीक, मतलब हमारा आंसर क्या निकला है कि FG/Fe ये किसका, कितने ऑर्डर का है? ये लगभग ऑर्डर कितना है इसका? ऐसे देखो, ऐसे कर दिए ना, इसका मतलब है कि अप्रोक्सीमेटली है, क्योंकि हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाले हैं, हम बस ऑर्डर निकाले हैं कि इतना ऑर्डर का हो रहा है 10⁻⁻36। तो यदि हम लोग उसको गुना कर देते हैं ऐसे करके, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/10⁻36। तो गुना कर देंगे तो क्या होगा? देखो Fe जो होगा वो कितना ऑर्डर का है? लगभग 10⁻36 टाइम्स ऑफ Fg। देखो कितना गुना ज्यादा फोर्स पावरफुल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 10⁻36 टाइम्स ज्यादा पावरफुल है। कितना करोड़ हुआ ये? कितना करोड़ हुआ ये? करोड़ 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 करते रहो। 10⁻7 होता है 1 करोड़। 5 करोड़ हुआ, ज्यादा ही होगा ना। 5 करोड़ कैसे होगा यार पगला? सारा तो ये हो गया। 5 बार करोड़ को गुना करो, 5 करोड़ और करोड़ और करोड़ और करोड़ और करोड़, करोड़ और करोड़ और करोड़ और करोड़ और करोड़, इतना हुआ। समझा? इतना ज्यादा पावरफुल है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स की तुलना में। बस हम एक कंपैरिजन बताएं कि भाई साहब देख लो इलेक्ट्रोस्टैटिक, तुम हम बता दे, तुमको बताए भी थे ना कितना पावरफुल है। इसके बारे में बताए थे कि 2 बॉडी है, हम बताए थे ऐसे करके कि ऐसा 2 बॉडी है, ठीक है, 2 बॉडी है, और इससे इलेक्ट्रॉन निकल के इधर जा रहा है, और हम मानते हैं कि ओनली 1% ऑफ इलेक्ट्रॉन निकला है इससे। 1% ऑफ इलेक्ट्रॉन निकला है यहाँ से और यहाँ गया है। इन दोनों के बीच का जो फोर्स है ना, इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। फोर्स इतना फोर्स है कि धरती को उठाने में जितना फोर्स लगेगा, कोई इंसान धरती को तराजू में डाल करके वेट कर लेगा तो कितना वेट लग रहा है उस पर, उतना वेट जो तुम्हारा, उतना वेट इस दोनों फोर्स, इन दोनों पार्टियों के बीच में लगेगा। ओनली 1% ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर से उधर हुआ है। सो तो कितना पावरफुल फोर्स है। धरती को एक तराजू में रख दो फोर्स को, और और ये वाला फोर्स को एक तराजू में रख दो तो दोनों बराबर हो जाएगा लगभग। हो सकेगा यही वाला फोर्स थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाए, तराजू इसी का थोड़ा भारी हो जाए। समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रेंज कितना खतरनाक है, मतलब सॉरी पावर कितना खतरनाक है। तो हम बताएंगे फोर्स जो होता है किसके बराबर होता है? KQ1 Q2/r²। ये तुम्हारा क्या है? कूलम्ब्स फोर्स है, ठीक है। कूलम्ब्स फोर्स क्या होता है इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। पहले सबसे पहले ये मीडियम में डिपेंड करता है कि नहीं करता है? तो मीडियम डिपेंडेंट होता है। ये बात हम लोग कल बताए थे कि कूलम्ब्स फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है, ठीक है। और मीडियम पे क्यों डिपेंड करता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस किए थे। क्यों करता है? क्योंकि 2 चार्ज के बीच में मीडियम इंट्रोड्यूस करने से क्या हो जाता है? ऐसा कुछ खास क्या हो जाता है? 2 चार्ज के बीच में हम मीडियम इंट्रोड्यूस कर दिए, उससे ऐसा क्या खास हो गया कि फोर्स बदल गया? कल नहीं बताए थे कि 2 चार्ज के बीच में मीडियम डाल देने से चार्ज इंड्यूस हो जाता है उस मीडियम पे।
हाँ कल ही बताए थे यार, देवानंद कल बताए थे कि नहीं बताए थे, बताओ। जब दो चार्ज के बीच में एक मीडियम डाल दिए मीडियम, तो इस मीडियम में क्या हो गया, चार्ज इंड्यूस्ड हो गया बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन, बिकॉज ऑफ इंडक्शन। इंडक्शन प्रोसेस के कारण पोलराइजेशन हुआ, पोलराइजेशन के कारण चार्ज इंड्यूस हुआ, चार्ज इंड्यूस होने के कारण नेट फोर्स चेंज कर गया। हम एक बार और बोले थे कि जो फोर्स Q2 पे लग रहा है बिकॉज ऑफ Q1 इस केस में, और इस केस में जो लग रहा है फोर्स Q2 बिकॉज ऑफ Q1, दोनों केस में बराबर बराबर है। हम यही तो बोले थे कि फोर्स Q1 एंड Q2, फोर्स लग रहा है Q2 बिकॉज ऑफ Q1 हमेशा एक बराबर होगा, हमेशा बराबर होगा, कांस्टेंट होगा। लेकिन एफ नेट चेंज कर जाएगा, इसीलिए इसका फोर्स चेंज हो गया है। एफ नेट चेंज क्यों करेगा, बिकॉज ऑफ दो अलग अलग चार्ज इंड्यूस हो गया है। तो इस अब इस पे अब ये जो फोर्स Q1 है, इस Q1 फोर्स पे, सॉरी ये जो फोर्स Q2 है, इस Q2 फोर्स पे Q1 के द्वारा ये फोर्स लग रहा है, इस प्लस इंड्यूस चार्ज के कारण भी फोर्स लग रहा है, इस माइनस इंड्यूस चार्ज के कारण भी फोर्स लग रहा है। तो इसीलिए क्या हो गया तुम्हारा, फोर्स नेट फोर्स चेंज करेगा जो मोबाइल चला रही है, ठीक है, नेट फोर्स क्या करेगा, चेंज होगा। मिश्रा सर डांटेंगे क्यों, क्या तो नहीं रहेगा, जाओ। तुम ही जा रहा है, आ रहा है। उसको क्या हो गया है, उसको क्या हो गया, ठीक है। तो इसीलिए तुम्हारा जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड करेगा, मीडियम पे डिपेंड करेगा। जरा बाउंस कर रहा है क्या बात। नेक्स्ट बारे में बात करें तो ये एक एक्शन रिएक्शन पेयर है, एक्शन रिएक्शन पेयर है, एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर है। कहने का क्या मतलब, कहने का मतलब ये हुआ यदि एक चार्ज यहाँ पे Q1 है, दूसरा चार्ज यहाँ पे Q2 है, दोनों के बीच का दूरी R है, तो ये जो फोर्स है, ये वाला जो फोर्स है, इस पे इधर फोर्स लगाएगा, ठीक है। मान लो ये दोनों पॉजिटिव है, मान के चलते हैं, ठीक है। और ये फोर्स लगाएगा ना, ऐसे लिखते कैसे है, फोर्स किस पे लगा रहा है, Q2 पे, किसके द्वारा लगा रहा है, Q1 के द्वारा, ठीक। इस पे फोर्स, ये वाला फोर्स इस पे लगाएगा इस डायरेक्शन में, तो इसका फोर्स Q1 Q2 Q2 लिख देते हैं। इसका मतलब क्या होता है, F Q2 Q1, इसका मतलब ये होता है फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, फोर्स Q1 Q2 का क्या मतलब हुआ, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। ये दोनों का फोर्स, ये जो चार्ज है इस पे फोर्स लगाया, ये चार्ज इस पे फोर्स लगाया, ये दोनों जो फोर्स है इक्वल एंड अपोजिट होता है, इक्वल एंड अपोजिट, डायरेक्शन तो क्या अपोजिट है, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज क्या होगा, दोनों सेम होगा। ऐसा देखो Q1 Q2 ये जो होगा बराबर होगा फोर्स Q2 Q1। तो देखो ये क्या है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन इक्वल है, थर्ड लॉ ही बोलता है ना न्यूटन का, ये क्या है, न्यूटन का थर्ड लॉ है ना, एक्शन रिएक्शन पेयर कहाँ से आता है, थर्ड लॉ से, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। न्यूटन बाबा क्या बोलता है कि एक्शन रिएक्शन होता है, एक्शन रिएक्शन बारे में कौन बोला, न्यूटन बाबा बताया ना, थर्ड लॉ में क्या बताया स्टेटमेंट, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, इक्वल एंड अपोजिट। देखो ये इधर गया, ये इधर गया, इक्वल है, क्या ये इस डायरेक्शन में लग रहा है, नहीं ये वेक्टर है, वेक्टर। ऐसे किसी ऐप के ऊपर ऐसा तीर लगा देना, इसका मतलब ये वेक्टर वेक्टर बता रहा है, समझा। और ये जो डब्बा लगा है, जो तुम ब्रैकेट बोल रहे हो, ब्रैकेट नहीं, ये मॉडुलस है, इसको ऐसा मॉडुलस है, इससे निकलने वाला रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होता है, इसीलिए लगाए, क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है, तो एक पॉजिटिव होगा दूसरा
यार तुम लोग नहीं डिवीजन करते हो। हम बताए थे नेगेटिव ऑफ वेक्टर, नेगेटिव ऑफ वेक्टर बताए थे। सपोज कोई एक वेक्टर इस प्रकार फोर्स है और दूसरा वेक्टर ये है, मानो कि ये F1 मान लेते हैं, ये F2 मान लेते हैं, तो लिखते कैसे है कि F1 वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ F2 वेक्टर, ऐसा लिखते हैं ना। तो यहाँ नेगेटिव नहीं लिखना है हमको, क्योंकि इक्वल बताना है, इक्वल इक्वल। इसके लिए क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड लगाते हैं। F1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और F2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए हम माइनस साइन लगाए हैं। ये बात हम बता चुके ऑलरेडी, ठीक है। पता ना, बोलता है थोड़ा दम घुट रहा है मैडम, वही ना, इसलिए उसको दम घुट रहा है। उसको थोड़ा घुटन जैसा हो रहा था, बोले चले जाओ, उसको घुटन जैसा हो रहा था परफ्यूम से। परफ्यूम लाना इज नॉट अलाउड इन फिजिक्स क्लास। हाँ, इन दिस ठीक है। तो यही बात हम बोल रहे हैं कि ये इक्वल होता है, समझा। फोर्स होता है, इक्वल होता है, लेकिन इसका डायरेक्शन अपोजिट होता है। इसलिए क्या है, एक्शन रिएक्शन पेयर है। एक्शन रिएक्शन पेयर का क्या मतलब हो गया, फोर्स इज इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट। इक्वल है दोनों फोर्स, ये दोनों फोर्स इक्वल है बाय मैग्नीट्यूड, बट डायरेक्शन इज अपोजिट। बाय मैग्नीट्यूड इसे लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ये दोनों का क्या है, इक्वल है। मैग्नीट्यूड इसका दोनों का इक्वल है, बट डायरेक्शन के बारे में बात करें, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है। ये बात क्लियर है। छोटा कैसे हो गया, ठीक है जी। एक्शन रिएक्शन पेयर है, ये सवाल समझ में आ गया। एक्शन रिएक्शन पेयर है, बात समझ में आया। ठीक है, दूसरा बात यहां क्या बोल रहे हैं, ठीक है, इसको थोड़ा नीचे करते हैं यहाँ पे। दूसरा पॉइंट में यहां बोल रहे हैं क्या, ये जो फोर्स है ना, हमेशा लाइन के अलोंग लगेगा। तो फोर्स हमेशा लाइन अलोंग लगेगा, ठीक है। ये हमेशा जो फोर्स एक्ट्स ऑलवेज अलोंग द लाइन, अलोंग द line joining, along the line joining between two charge। बात क्लियर है। जो क्या हम बताना चाह रहे हैं, हम बताना ये चाह रहे हैं कि मानो ये चार्ज हमारा है यहाँ Q1, दूसरा चार्ज है Q2, इन दोनों का जो लाइन है, ये लाइन ऑफ फोर्स, ये लाइन है, इसी लाइन ये जो ज्वाइन करता है। तो फोर्स हमेशा इसी लाइन में लगेगा, इसी लाइन में लगेगा। या रिपल्सन होगा तो ऐसे लगेगा, अट्रैक्शन होगा तो ऐसे लगेगा। ऐसा नहीं हो सकता यहाँ Q1 चार्ज बोल दिया, यहाँ Q2 चार्ज बोल दिए, एक फोर्स ऐसा लगा दिए, दूसरा फोर्स ऐसा लगा दिए, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक लाइन में नहीं है। फोर्स हमेशा अलोंग द लाइन होगा। दिस कौन सा लाइन, वो लाइन जो इसको ज्वाइन कर रहा है। तो फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग अपॉन द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन देम, ठीक है। बात समझ में आ गया। हाँ, पॉइंट अभी हम जितना डिस्कशन कर रहे हैं ना इलेक्ट्रोस्टैट में, सब पॉइंट चार्ज है। कूलम्ब्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। कूलम्ब्स लॉ जो है ना वैलिड करता है सिर्फ पॉइंट और स्टेशनरी चार्ज के लिए। एक हेवनली बॉडी ले लिए, एक ऐसा ले लिए, एक स्फीयर ले लिए, और यहाँ पे ऐसा कुछ ले लिए। दोनों के बीच का जो फोर्स होगा वो नॉट इक्वल टू होगा K/Q1 Q2 अपॉन R², ये बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है या कूलम्ब्स फोर्स है, वो पॉइंट चार्ज और स्टेशनरी चार्ज के लिए लगता है। लेकिन हाँ, यदि तुम्हारा मानो कि सपोज करो कि ऐसा दो बॉडी है और
ये दोनों बीच का दूरी बहुत ज्यादा है, आर का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। तो हम इसको 0.4 की तरह ट्रीट कर सकते हैं। जैसे सपोज करो कि इंसान है, इतना बड़ा इंसान है, हाँ, और ये इंसान को क्या करिए, एक खड़ा कर दिए और एक को चल के बोले जाओ हड़ताली मोड़ पटना का, वहां से देखो तो कितना मुश्किल दिखेगा, छुटकी सो दिखेगा। तो वही बड़ी एक बड़ा बॉडी था, वो क्या दिख रहा है, पॉइंट की तरह दिख रहा है। यदि इसीलिए बोलते हैं डिस्टेंस बहुत ज्यादा लार्ज होता है ना, इसको 0.4 की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, इसको 0.4 की तरह ट्रीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और मूविंग नहीं, आदमी नहीं देखना बाबू, दो चार्ज का बॉडी है, ऐसा है दोनों, और दोनों 0.4 नहीं है, दोनों अलग अलग शेप का है। लेकिन इन दोनों के बीच का दूरी बढ़ जाए ना बहुत ज्यादा, तो हम दोनों को पॉइंट की तरह ही ट्रीट करते हैं। समझ में आया बात? बस हम इतना बात बता रहे हैं कि डिस्टेंस बढ़ जाने के कारण दूरी दोनों को क्या करेंगे, पॉइंट की तरह ही ट्रीट करेंगे। ये बात क्लियर है, एक्शन रिएक्शन पेयर होगा और अलोंग द लाइन होगा। ठीक है, तो अब बताओ, यहाँ पे Q1 चार्ज है और यहाँ हमारा Q2 चार्ज है, और डन 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 ऐसा ऐसा एक फोर्स लग रहा है इधर, और एक फोर्स ऐसा लग रहा है। ये क्या पहला, दूसरा क्या है, ये Q1 है और ये Q2 है। इसके फोर्स इधर लगाएंगे और इसके फोर्स इधर लगाएंगे। तो क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर है? पहला वाला जो एक्शन रिएक्शन पेयर है, नहीं है? अरे यार ठीक तो है, इधर लग रहा अपोजिट, एक्शन रिएक्शन पेयर है ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, एक्शन रिएक्शन पेयर है। इसके बारे में बताओ, एक्शन रिएक्शन पेयर है? ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है, क्योंकि फोर्स हमेशा इस डायरेक्शन में लगेगा, और इधर का जो फोर्स के बारे में पता ही नहीं है कि दोनों फोर्स इक्वल है कि नहीं है, दोनों फोर्स इक्वल है या नहीं है पता ही नहीं। पहली बार इधर फोर्स लगेगा ही नहीं, फोर्स हमेशा कैसा होगा, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग दी। ठीक है, लाइन जो उसको जो ज्वाइन करे उसी के अलोंग फोर्स लगेगा, तो ये तो होगा ही नहीं, ये तुम्हारा एक्शन रिएक्शन है, ये नहीं होगा। ठीक है, तो इसको तो हम अब दो तो एच को हिला मिला कर तुम नोट कर लेना। ठीक है, हम दूसरा पे में चल जाते हैं, तो छोटा कर देते हैं। अरे यार छोटा तो हो जा, ज़्यादा ही छोटा हो गया। ठीक है, यहाँ तुम नोट कर लेना इसको। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत है बता दो बाबू लोग। इसके ठीक है, इसको है ना एक और फोर्स का नाम जानते हैं, इसको बोलते हैं सेंट्रल फोर्स होता है। क्या होता है? सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स उसको बोलते हैं ना जो रेडियल डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, रेडियल डायरेक्शन में। तो सपोज करो कि एक यहाँ पे दो सेंट्रल फोर्स, उस फोर्स को बोलते हैं जो क्या हो रेडियल डायरेक्शन में लगे, या ऐसा बोलो कि उसका जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, उसके आर पे डिपेंड करेगा। आर दो फोर्स में क्या होता है, फोर्स होता है इसका K Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये फोर्स क्या है तुम्हारा, ये आर का फंक्शन है। जो ये फोर्स आर का फंक्शन हो वो हमेशा क्या होता है, सेंट्रल फोर्स होता है। बस इतना ही जानो उसके बारे में। जो भी फोर्स आर का फंक्शन में हो, आर का फंक्शन में हो, वो कैसा फोर्स होता है, सेंट्रल फोर्स होता है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रल फोर्स है या नहीं है बताओ? ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रल फोर्स है या नहीं है? अरे क्यों नहीं है? आर का फंक्शन नहीं है, फोर्स को होता है G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो आर है ना यहाँ पे, तो सेंट्रल फोर्स होगा। नॉर्मल फोर्स होता है, सेंट्रल फोर्स है। नॉर्मल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? नॉर्मल फोर्स यार, फ्रिक्शन फोर्स सेंट्रल फोर्स है या नहीं है? फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला नहीं पता है? ये होता है
म्यू इंटू एन नहीं है, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स एक्सेंट्रिक फोर्स नहीं है, तो तुम्हारा ये फोर्स क्या है, तो इसका बारे में क्या क्या बताएं हम, तो फिर एक बार समरी कर दिया जाए तो हम लोग तो क्या क्या बात किए हैं। ये हमारा कूलम्स फोर्स है। तो पहला बात हम इसके बारे में किए कि ये क्या है, एक्शन रिएक्शन पेयर है, एक्शन रिएक्शन पेयर है। दूसरा बात किया कि ये सेंट्रल फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है। तीसरा बात किया कि फोर्स लगता है अलोंग द लाइन, फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग दी चार्जेस। तीसरा बात क्या किया इसके बारे में बताओ, और भी कुछ बोले होंगे ना, क्या क्या बोले हैं, ठीक है। ये हो गया, ये मीडियम डिपेंडेंट है। तीसरा बात क्या हो गया, ये मीडियम डिपेंड करता है, डिपेंडेंट। तीसरा बात क्या है, मीडियम डिपेंडेंट है, ठीक है। कोई दिक्कत, इसका जो फोर्स होता है कि F(Q) और F(2)(1) ये क्या हो, दोनों बराबर होगा। कोई दिक्कत, इतना बात हम अभी तक डिस्कस किए कूलम्स फोर्स के बारे में, ठीक। ठीक है, अब चलो थोड़ा और इस पर डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। देखो क्या होता है, सपोज ये हमारा Q1 चार्ज और इन दो ये हमारा है Q2 चार्ज, क्या है, Q1 है और यह क्या है, Q2 चार्ज है। इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है। इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा, पहले बताओ हमको, इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा है, लग रहा है ना यार, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। तो सोचना क्या है, एक सेकंड में बोलना चाहिए तुमको। इन दोनों के बीच में क्या है, प्यार मोहब्बत में धकाधक चल रहा है, ठीक है। तीसरा पर्सन का एंट्री हो गया यहाँ पे Q3, एक तीसरा आदमी के बीच में एंट्री हो गया। तो क्या अब इन दोनों के बीच का जो प्यार था खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जैसे तो ये लड़का, ये कोई लड़की है, ठीक है, ये लड़का है, ये लड़की है। दूसरा लड़की का एंट्री हो गया और लड़का इसमें इंटरेस्ट लेने लगा, लड़का इस लड़की में इंटरेस्ट लेने लगा, ठीक है। एक लड़का है, एक लड़की है, दोनों के बीच में एकदम चल रहा है प्यार, प्यार चल रहा है। क्या चल रहा है, प्यार। कैसे होता है प्यार, ये दोनों के बीच में प्यार चल रहा है। तीसरा लड़की का एंट्री हो गया इस दोनों के में लव ट्रायंगल बनने के लिए, और लड़का का इंटरेस्ट भी है उस लड़की में, लड़की बड़ा खूबसूरत है, लड़का का रिलेशन भी है उस लड़की से एकदम मस्त मस्त। तो क्या अब लड़का लड़की के बीच का प्यार कम हो गया है? हाँ, रियल लाइफ में कम होता है, लेकिन यहाँ पे कम नहीं होता है। यहाँ पे प्यार उतना ही होता है जितना प्यार पहले था, ठीक है। इवन यहाँ लड़की को भी लड़की से प्यार हो जाता है, ठीक। यहाँ पे तीनों को एक सबसे प्यार है, ठीक है। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ सब रह रहा है, ठीक है। और जितना प्यार पहले था उतना ही प्यार अभी भी है, प्यार कम नहीं हुआ। तीसरा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं फिजिक्स में सुपरपोजिशन थ्योरम, कि दो चार्ज का इंडिविजुअल फोर्स, द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस ऑलवेज इक्वल, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, मान लीजिए F1 लग रहा है, हमेशा इन दोनों के बीच का फोर्स F1 ही होगा। यदि कोई दूसरा चार्ज इसमें एंट्री कर गया तो इन दोनों के बीच में प्यार हो जाएगा, दैट इज मानो F2 फोर्स लग रहा है, लेकिन F1 फोर्स इंपैक्ट नहीं करेगा, कोई F1 फोर्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, F2 फोर्स भी रहेगा, F1 फोर्स भी रहेगा। ये लड़की के बीच में चक्कर भी शुरू हो गया है F3 फोर्स, लेकिन इस F3 फोर्स के कारण F1 फोर्स पे भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तीनों एक साथ मस्ती से रह रहा है, तीनों का प्यार हो गया है दूसरे से, ठीक है। तो टोटल प्यार कितना है ये निकालना पड़ता है, टोटल प्यार, टोटल प्यार। तो टोटल प्यार बोलते हैं कि प्यार और पहला जो रिलेशनशिप था कोई आने से पहले, तो पहला इसको बोलते हैं प्यार 1, तो क्या बोलते हैं प्यार 1। ये हमारा प्यार
2 और ये है पेयर 3। तो बोलता टोटल पेयर जो है पेयर 1 प्लस पेयर 2 प्लस पेयर 3 होगा। इसी क्या बोलते हैं सुपर पोजिशन थ्योरम, जिसे क्या नाम है सुपर पोजिशन थ्योरम। ठीक है, अब फिजिक्स की भाषा में इसको लिखा जाए तो लिखेंगे एफ नेट इक्वल्स टू F1 प्लस F2 प्लस F3। ठीक है, ठीक है। तो अब देखो, तो हमको जैसे ऐसा देखो, अब देखो, ठीक है, इसको ये समझ में आ गया। तो प्यार माहौल को इरेज कर दिया जाए। अब हम लोग आते हैं फिजिक्स पे। तो हमारे पास 2 चार्जेस हैं, चार्ज Q1 Q2 और यहां निकल रहा है Q3। इस Q2 चार्ज पे फोर्स इसके द्वारा कितना लग रहा है, इधर इतना लग रहा है सपोज, इस ये लग रहा है F1 मानो, Q1 के द्वारा ये फोर्स लग रहा है, ऐसा लिख दो F2 ड्यू टू 1। और इस Q2 को ये कितना प्यार कर रहा है, ये वाला चार्ज कितना प्यार कर रहा है, ये भी चार्ज इसको प्यार करेगा ना, ये भी चार्ज इसको प्यार करेगा। तो इसके द्वारा इस पे चार्ज प्यार लग रहा है, मान लेते हैं F2 ड्यू टू 3। इसके द्वारा जो इसको पहले प्यार लग रहा था और अभी जो प्यार लग रहा है इन द प्रेजेंट, दोनों प्यार सेम होगा, प्यार को चेंज नहीं होगा, फोर्स दोनों का सेम होगा। इसके द्वारा जो फोर्स लग रहा है वो भी हमेशा सेम होगा। तो पूछेंगे भाई साहब इस पे टोटल कितना प्यार मिल रहा है, इसमें टोटल कितना प्यार मिल रहा है मैडम, इसमें टोटल नेट फोर्स कितना है, इसमें टोटल फोर्स, टोटल नेट फोर्स ये क्या है तुम्हारा F21 प्लस F23। ये है तुम्हारा सुपर पोजिशन थ्योरम। सुपर पोजिशन थ्योरम क्या बोलता है, यदि हमको नेट फोर्स निकालना है तो सबका इंडिविजुअल फोर्स निकाल लो और फिर सबका इंडिविजुअल फोर्स निकाल करके इसका सम कर दो। यदि किसी बॉडी पे एक नेट फोर्स निकालना है, सबसे पहले सबका इंडिविजुअल फोर्स निकाल लो, सबके बीच में इंडिविजुअली कितना प्यार है, फिर सबको क्या कर दो, सम कर दो। नेट हमको निकालना है, सबसे पहले इंडिविजुअली निकालो और सबको सम कर दो। ये क्या है सुपर पोजिशन थ्योरम। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, तो इन दोनों के बीच जो प्यार कभी, ठीक है, ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता है कि दो के बीच में प्यार हो जाए तीसरा का कमी हो जाए तो मारे हो जाएगा, समझा? ऐसा नहीं होता है। एक पति पत्नी है और दोनों लाइफ एकदम मस्त चल रहा है, अब पति कहीं और जगह जा रहा है तो पत्नी गुस्सा है कि नहीं, मार के भगाइए देगी, तलाक भी दे देगी, तो लो तलाक, लो मारे जिंदे मार देगी है। अभी 2 मिनट पहले बोल रहा था कि नहीं होता ऐसा, अभी हो गया ना ऐसा। ठीक है, तो सुपर पोजिशन ऑफ फोर्स को लिखो, सुपर पोजिशन ऑफ फोर्सेस। फोर्स के अलावा कुछ भी हो सकता है, ऐसे सिंपल लिख दो सुपर पोजिशन थ्योरम, सुपर पोजिशन फोर्स ही रहने दो ऐसे। इसमें क्या लिखेंगे बताओ, कहाँ भाग गया, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे बताओ, एट नेट फोर्स एक्टिंग on the charge is the vector sum of individual charges। ठीक है, जैसे यहाँ पे मानो 4 फोर्स लिया है, ठीक है, ये Q1 है, Q2 है, Q3 है और Q4 है। ठीक, 4 फोर्सेस हमारे पास, 4 फोर्सेस है। और हमको निकालना कि इस पे कितना चार्ज होने लग रहा है, हमको निकालना क्या, फाइंड करना है कि बताओ नेट फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू अदर चार्जेस
तो उसको क्या करेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम कि इसके द्वारा इस पे कितना फोर्स लग रहा है, इधर लग रहा है, इसके द्वारा इस पे फोर्स इधर लग रहा है, इसको बोल देते हैं F1, इसको बोल देते हैं F2 और इसके द्वारा लग रहा है इधर F3 मान लेते हैं। तो नेट फोर्स होगा तुम्हारा जो F नेट होगा, F नेट ऑन Q2, ये क्या होगा F1 प्लस F2 प्लस F3 और ये वेक्टर सम है, ये क्या है वेक्टर सम है। जिसको वेक्टर नहीं आता ये कभी जोड़ नहीं सकता है, जिसको वेक्टर नहीं आता वो कभी ये जोड़ नहीं सकता है, ठीक है। तो दिस इज द सुपरपोजिशन थ्योरम। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? ठीक है। एक और पॉइंट लिखना था तो लिख सकते हो, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तुम्हारा, वो छूट गया था, लिख देते, लिखवा देते अभी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा है, इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। क्या था कंजर्वेटिव फोर्स, जैसे सपोज करो Q1 है और Q2 है, ठीक है। Q2 को हम लोग इधर थोड़ा घसका दिए, यहाँ पे ले आए। जब इसको घसका रहे थे यहाँ पे क्या हो रहा था, वर्क हो रहा था, ठीक है। तो हम इसको यहाँ से यहाँ पे लाए, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे लाए हैं। तो हम इसको ऐसे भी ला सकते थे, ऐसे भी ला सकते थे, किसी तरीके से ला सकते थे। सपोज करो कि इधर से लाने में काम हो रहा है W1, इधर हो रहा है W2, इधर हो रहा है W3। तो जो फोर्स कंजर्वेटिव होगा उसको जो वर्क होगा वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। जो फोर्स कंजर्वेटिव होता है उसके द्वारा किया गया काम, क्या वाला काम पाथ से आजाद होता है, इंडिपेंडेंट होता है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में W1 जो होगा इक्वल होगा W2 इक्वल टू W3। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि फोर्स हमारा कंजर्वेटिव है। फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव है। फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव है, पावर पे डिपेंड करता। जैसे फ्रिक्शन फोर्स एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तुम इधर से ले जाओ और जितना वर्क होगा इधर से ले जाओगे तो उससे ज्यादा वर्क होगा, डिस्टेंस और लंबा करोगे तो और वर्क होगा। लेकिन इसमें सिर्फ क्या डिपेंड करता है, एक मिनट, सिर्फ पॉइंट पे, इनिशियल पॉइंट कहाँ है, फाइनल पॉइंट कहाँ है और किस तरह से ले गया हो मैटर नहीं करता है। सपोज करोगे कि हमको यहाँ से जाना है वहाँ तक, हमको इस डेस्क से इस डेस्क, हम यहाँ पे हैं, हमको डेस्क जाना है और हमको जो पुल करने वाला फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है मान लेते हैं। तो हम ऐसे जाएं, जो वर्क होगा उस समय, या हम उसको यहाँ से जाएं चकुआ से जाएं वहाँ पे बीटा चौक से आए पटना जाए, पटना से घूम के आए फिर यहाँ पहुँचे, उस समय का भी जो वर्क होगा वो भी उतना ही होगा, दोनों वर्क सेम होगा। तो उस फोर्स को बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। और तुमको एक बार बता, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला सुनिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलता है कि इनिशियली जितना एनर्जी था या है फाइनली उतना एनर्जी रहेगा। एनर्जी कभी नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉय, ओनली वैलिड फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स यदि एग्जिस्ट करता है तभी एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन एग्जिस्ट करेगा। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन नहीं होगा, जितना पर एनर्जी था उतना बाद में एनर्जी नहीं रह जाएगा, ठीक है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए क्या निकालते थे, याद है, वर्क एनर्जी थ्योरम, चेंज ऑफ वर्क डन इक्वल्स टू चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। टोटल वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होता था, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या हो गया बाबू, हो रहा है ना, कोई दिक्कत है भाई को? ये पॉइंट छूट गया था वहां पे, कुछ पॉइंट बता रहे थे, ये पॉइंट छूट गया था वहां पे, तो अभी हम याद आया तो हम बता दिए, ठीक है। जैसे अभी हमको एक और बात याद आया, वेक्टर में एक पॉइंट छूट गया है पढ़ाना, वेक्टर में एक पॉइंट पढ़ाना छूट गया था कि समेशन पढ़ाए थे तुम लोगों को। यदि एक से ज्यादा वेक्टर हो
तो कैसे ऐड करते हैं? नहीं पढ़ाए थे? ठीक है, हम वेक्टर पढ़ा देंगे, वो क्लास लगवा देंगे वेक्टर का। ठीक है, आज लगा देंगे क्लास, शुरू से आज क्लास लगाएंगे। हाँ क्या? हाँ तो उसका अगला क्लास होगा ना, 3 क्लास है ना अभी, फिर 3 क्लास है ना अभी। हाँ लेके आओ ना। 9:30 हो गया? अरे 4 तो कंप्लीट तो नहीं किया हम तो। 9:30 हो गया, कंप्लीट भी नहीं हुआ। हाँ जीपी का कुछ सवाल करवाएगा आफ्टर डाटा इंटीग्रेशन। जीपी का बस एक पॉइंट बता देते, एक पॉइंट, बस एक पॉइंट। यहाँ पे जो हम लोग लिख रहे थे फोर्स, हाँ बस एक सेकंड सर, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ बस ये ध्यान रखना कि यदि तुम्हारा क्वेश्चन ऐसा दिया होगा, चार्ज दिया होगा -6.2 समथिंग और Q2 दिया होगा 6.2 समथिंग, तो इस सवाल में दोनों में यहाँ साइन का यूज नहीं करना, साइन का यूज नहीं करना है, साइन का यूज नहीं करना है, साइन का यूज करना नहीं है, बिल्कुल नहीं करना है। Q1 Q2 लिखना है, लेकिन यहाँ नेगेटिव साइन लिखे है ना, नेगेटिव साइन का इस्तेमाल यहाँ नहीं करना। हाँ इस अभी क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये जो है ना, ये एफ वेक्टर नहीं है, ये एफ क्या है, स्केलर फॉर्म में, मतलब ये क्या सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है। क्योंकि देखो हम फोर्स के ऊपर तीर नहीं लगा रहे हैं, तीर नहीं लगा रहे, दैट मींस ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर नहीं है। हम वेक्टर भी नहीं बताए, वेक्टर फॉर्म ऑफ फोर्स, ये मैग्नीट्यूड है सिर्फ। और जब मैग्नीट्यूड होता है ना तो नेगेटिव साइन नहीं लगाते हम लोग, ठीक, मैग्नीट्यूड में नेगेटिव साइन नहीं लगाते। पसंद जी प्रियंका, सवाल जब भी रहेगा फोर्स में नेगेटिव साइन नहीं लगाना, ठीक है, सॉरी चार्ज में नेगेटिव साइन नहीं लगाना। चलो आज के लिए इतना ही रहते हैं।